चलो टेक्नोलॉजी वाला देखते हैं अपन, करंट अफेयर है ना। यहाँ से प्रक्षेपण यान से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से डेट में प्रक्षेपित किया गया है ये पूछा जाता है, कहाँ से किया गया है ये पूछा जाता है, और उसमें क्या विशेष तथ्य है, मतलब कितने किलोग्राम का भार या वजन लेकर के वो जा रहा है। तो 4-5 पॉइंट के आधार पे बात करोगे इसमें, है ना। एकदम ज़्यादा इधर ताम झाम की बात नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर देखते चलो, एक्सप्लेनेशन का अभी टाइम नहीं है भाई, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाँ, जहाँ पे जरूरी है, एकदम जरूरी है, एक्सप्लेन करना चाहिए, वहाँ पे अपन करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखते जाओ, आधा घंटा 40 मिनट के आसपास पूरा अपन को आज पूरा कंप्लीट करना है ये करंट अफेयर वाला। नेक्स्ट नेशनल का करंट अफेयर आपका पहले प्रीवियस में भी बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, डाल दिए जा चुके हैं, उसको एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जा करके वहाँ प्लेलिस्ट में चेक करोगे, ठीक है। 4-5 लेक्चर और बचा हुआ है, 4-5 लेक्चर को आज अपन कंप्लीट करते हैं। तो कोशिश करो 1-2 दिन में जो बचा हुआ है उसको एक बार फास्ट 2x स्पीड में देख के खत्म करना, है ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, GSAT 7R CMS 03 किस प्रकार का उपग्रह है। तो याद रखना ये किस प्रकार का उपग्रह है, मल्टी बैंड वाला है ना, मल्टी बैंड वाला है। इसमें क्या खास था भाई, तो इसमें याद रखोगे कुल भार याद रखना 400, ठीक है। कितना, 400 से ही याद रखोगे, 4400, है ना, ऐसे करके रिलेट करके याद रखना। 400 से याद रखोगे, है ना, लेकिन इसके पहले एक 4 और लगा देना, मतलब 4400, 2 बार 4 2 बार 0, इतने कुल भार को इसको क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया है। डेट पूछा जाता है, प्रक्षेपण का डेट पूछा जाता है। प्रक्षेपण का डेट याद रखोगे 2 तारीख को, ठीक है, 2 नवंबर 2025 को याद रखना, 2 नवंबर 2025 इस डेट को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। कहाँ से, तो आप लोग जानते हो जहां अपना श्रीहरिकोटा है ना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपण यान पूछा जाएगा LVM-3 के बारे में याद रखोगे, है ना। LVM-3 एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है भाई, तो LVM-3 याद रखोगे। LVM-3 ये क्या है, प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपित किया गया है 2 नवंबर को। कितना टोटल भार था, 4400, है ना, 4 2 बार लिखोगे, 2 डबल बार, तो यहाँ पे याद रखना 4400। मल्टी बैंड संचार उपग्रह है, ठीक है, मल्टी बैंड संचार उपग्रह। तो 4-5 फैक्ट एक ही चीज में याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, GSAT 7R CMS 03 उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था। तो कब किया गया था ये प्रक्षेपण बताओ, अभी बताया 2 नवंबर 2025, 2 नवंबर 2025 याद रखना, ठीक है। निसार का प्रक्षेपण कब किया गया, निसार मतलब दो नाम यहां से देखो, एन से याद रखोगे नासा, एन से याद रखोगे नासा, आई से याद रखोगे इसरो। तो नासा और इसरो दोनों का कंबाइन करके ये किया गया है, ठीक है, दोनों का कंबाइन है, याद रखना। आर से याद रखोगे रडार के बारे में चेक करेंगे, ठीक है। ए से याद रखोगे एपर्चर, ठीक है, ए से याद रखना एपर्चर, और एस से याद रखोगे ये सिंथेटिक वाला था, ठीक है, सिंथेटिक, सिंथेटिक, ठीक है। मतलब नासा, इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये उसका पूरा नाम है। पूछा जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो याद रख लेना कम से कम, है ना। निसार का ये मतलब होता है। कब इसका डेट था, कब इसको प्रक्षेपित किया गया था, तो ये याद रखोगे 30 जुलाई 2025 को। कब किया गया था, 30 जुलाई 2025 को याद रखना, ठीक है। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण यान कौन सा था, तो इसका प्रक्षेपण यान याद रखोगे, ये पहले तो क्या किया गया था इसको याद रखना, ध्रुवी कक्षा, ठीक है। ध्रुवी कक्षा, ध्रुवी कक्षा कहने का क्या मतलब, ध्रुवी कक्षा से 447 किलोमीटर के रेंज में क्या किया था, उसको प्रक्षेपित किया गया था, है ना। 447 किलोमीटर के रेंज में याद रखना, GSLV F-16 के द्वारा, GSLV F-16 के द्वारा उसको ध्रुवी कक्षा में क्या किया गया था, भेजा गया था, इतना याद रखोगे, ठीक है। निसार को किस कक्षा में स्थापित किया गया था, तो ध्रुवी कक्षा, ध्रुवी कक्षा याद रखोगे, ध्रुवी कक्षा 400 747 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 747 किलोमीटर। और कौन सा प्रक्षेपण यान था, तो GSLV याद रखोगे, GSLV F-16, है ना, GSLV F-16, GSLV F-16 याद रखोगे।
निसार के बारे में, ठीक है, याद रहेगा इतना। ये कैसा उपग्रह था? अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने वाला सैटेलाइट था, है ना, ईओएस टाइप का था, ईओएस करके याद रख लेना। अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा ये सैटेलाइट, ठीक है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा, याद रखना। अब देखो ये 3-4 चीजें। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण यान कौन सा है? निसार उपग्रह का प्रक्षेपण यान GSLV F-16 कहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। निसार को किस कक्षा में स्थापित किया गया था? तो कौन सी कक्षा में? ध्रुवीय कक्षा में, 447 किलोमीटर, ध्रुवीय कक्षा में 447 किलोमीटर। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। 5 क्वेश्चन को देखो, है ना, रिवाइज कर लेते हैं अपन। GSAT-7R CMS-03 किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये मल्टी बैंड संचार उपग्रह है। GSAT-7R उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया है? तो 2 नवंबर को किया गया है, याद रखोगे। निसार का प्रक्षेपण कब किया गया है? 30 जुलाई को किया गया है। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो GSLV F-16 है। और निसार को किस कक्षा में स्थापित किया गया है? याद रखोगे, किस कक्षा में किया गया है? ध्रुवीय कक्षा में, 747 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये 5 क्वेश्चन याद हो गया क्या? टू द पॉइंट याद करते चलो, ज्यादा इसमें और ताम झाम नहीं करना है ना। 6वां नंबर का क्वेश्चन देखो। 6वां नंबर का क्वेश्चन, Xiaomi जो 4 था, है ना, Xiaomi जो 4 था, उसमें मिशन किसके, मतलब स्पेस एक्स का जो फाउंडर था, है ना, स्पेस एक्स, एलन मस्क नाम सुने होंगे, ठीक है, इसी की ये क्या थी? मिशन थी, इसी की मिशन थी, ठीक है। कब यात्री लोग रवाना हुए थे? याद रखना, कब गए थे यात्री लोग? ये गए थे 25 जून को, है ना, 25 जून को गए थे, रवाना हुए थे। और वापसी इनकी हुई थी, वापसी याद रखोगे 15 जुलाई को, 25-15 है ना, याद रख लेना, 1 जून होगा और 1 जुलाई होगा। इनकी वापसी हुई थी स्पेस एक्स मिशन के तहत, है ना। प्रक्षेपण यान के बारे में पूछा जाता है तो ये प्रक्षेपण यान में इसको याद रखोगे फाल्कन, फाल्कन 9 था, ठीक है, प्रक्षेपण यान इसका याद रखोगे फाल्कन 9, ठीक, फाल्कन 9। ये 3-4 चीजें याद रखोगे इसके बारे में। तो किसके द्वारा संचालित किया गया था ये मिशन? स्पेस एक्स के द्वारा चलाया गया था, याद रखना। Xiaomi 4 मिशन की ISS यात्रा हेतु रवाना होने की तिथि, रवाना होने की तिथि कौन सा है? 25 जून देख रहा है, देखो 25 जून 2025, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 25 जून 2025 को रवाना हुई थी, है ना। किस यान का उपयोग किया गया था? तो किस यान का उपयोग किया गया था? फाल्कन 9 के। किसका यूज किया गया था? फाल्कन 9 का। इतना याद रखना, है ना, इतना याद रखना। ओके, क्लियर है इतना? फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। स्पेड एक्स मिशन किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है मतलब याद रखना, एक जो यान है ना, इस यान को इस यान के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग प्रक्रिया। डॉकिंग प्रक्रिया कहने का क्या मतलब है? दो उपग्रह को एक साथ जोड़ना और उसको प्रक्षेपित करना। दो उपग्रह को एक साथ जोड़ना और उसको प्रक्षेपित करना, ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? डॉकिंग की प्रक्रिया कहलाती है, याद रखोगे। क्या प्रक्रिया कहलाएगी? डॉकिंग की प्रक्रिया। अब डॉकिंग की प्रक्रिया के तहत दो स्पेस, मतलब दो जो उपग्रह थे उसको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। एक को याद रखोगे SDX-01 और एक को याद रखोगे SDX-02। एक और दो को जोड़ दिया गया था, है ना, दो उपग्रह को जोड़ा गया था और उसको प्रक्षेपित किया गया था, याद रखोगे, ठीक है। तो ये मिशन किससे संबंधित है? उपग्रह की द्वितीय डॉकिंग प्रक्रिया। डॉकिंग प्रक्रिया मतलब दो उपग्रह को एक साथ जोड़ना, याद रखोगे। स्पेड एक्स मिशन में प्रयुक्त उपग्रह के नाम क्या था? तो एक को दो से जोड़ा गया था, कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर सी, SDX-01 और SDX-02, ठीक है। याद हो गया 10 क्वेश्चन पूरा। देखो 6वें नंबर के क्वेश्चन से, Xiaomi 4 मिशन किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो स्पेस एक्स के द्वारा किया गया था। Xiaomi 4 मिशन की यात्रा हेतु रवाना होने की तिथि क्या थी? तो यहाँ पे देखो रवाना होने की तिथि 7वें नंबर के क्वेश्चन में 25 जून होगा, है ना। वापसी की तिथि क्या थी? 15 जुलाई थी। दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है तो मत कंफ्यूज होके इधर उधर मार देना, है ना।
फिर देखो जियोमी 4 मिशन में किस यान का उपयोग किया गया था, तो फाल्कन 9 का उपयोग किया गया था, बताए थे अपन। स्पेड एक्स मिशन किससे संबंधित है, तो डॉकिंग की प्रक्रिया से संबंधित है, दो उपग्रह को जोड़ने की प्रक्रिया। और स्पेस यान याद रखोगे SDX-01 और SDX-02। 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो, अगला देखो 11वें नंबर का क्वेश्चन। नाउ आईसी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखोगे IRNSS के नाम से। IRNSS के नाम से मतलब इसका पहला जो उपग्रह था, पहला उपग्रह का प्रक्षेपण याद रखना 2013 में किया गया है। कब किया गया है, 2013 में, 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 को किया गया है, याद रखोगे। ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है, ये याद रखोगे IRNSS के द्वारा जाना जाता है। इसका पहला जो उपग्रह था वो 1 जुलाई 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। IRNSS 1A उपग्रह का प्रक्षेपण, 1A मतलब पहला जो उपग्रह था उसका प्रक्षेपण कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1 जुलाई 2013 को किया गया था। 1 जुलाई 2013 को किया गया था, याद रखोगे। ठीक है, फिर देखो NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था। NVS उपग्रह के बारे में याद रखोगे तो पहले याद रखना ये कौन सा, GSLV F15 के द्वारा इसको क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रक्षेपण यान के द्वारा इसको ले जाया गया था GSLV F15। ठीक है, मार्क 2 करके याद रखना, MK2। ठीक है, ये याद रखोगे। डेट इसका पूछा जाएगा, कब किया गया था, तो डेट में याद रखना, डेट में क्या होगा, 29 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, तो उपग्रह का एक निश्चित जीवन काल होता है ना, मतलब उस एक निश्चित पैरामीटर में सेट करके उसको उस निश्चित समय के लिए भेजा गया था। अब उसी जीवन काल से संबंधित है, किसी उपग्रह का जीवन काल कितना, 12 वर्ष का, 12 वर्ष का होता है। ठीक है, वो अलग अलग पैरामीटर सेट किया जाता है, उसके आधार पे याद रखना। तो उपग्रह का जीवन काल 12 वर्ष का था, उसी को प्रतिस्थापित करने के लिए इसको भेजा गया था, याद रखना। ठीक है, तो NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 जनवरी 2025 को, 29 जनवरी 2025। ठीक है, NVS-02 किस प्रक्षेपण यान की सहायता से छोड़ा गया था, तो किसके द्वारा छोड़ा गया था, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, देखो GSLV F15 MK2। ठीक है, भारत में समुद्रयान मिशन में किस देश के साथ सहयोग किया गया था, तो ये फ्रांस के साथ था। समुद्रयान मिशन याद रखोगे फ्रांस के साथ किया गया था, समुद्रयान मिशन फ्रांस के साथ किया गया था, याद रखना। ठीक, फ्रांस के साथ किया गया था, क्या था, डीप ओशियन मिशन के बारे में था, नौटाइल फ्रांस में, नौटाइल फ्रांस में किया गया था, याद रखोगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन तक हो गया कंप्लीट। एक बार देखो पूरा 15 क्वेश्चन को अपन रिवाइज कर लेते हैं ना, याद रहना चाहिए भाई, टू द पॉइंट याद रखना है ना, टू द पॉइंट याद रखने की कोशिश करना। चलो पहला अपन पढ़े क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो G-SAT-7R किस उपग्रह, किस प्रकार का उपग्रह है, तो G-7 ये क्या याद रखोगे, मल्टी बैंड संचार उपग्रह, मल्टी बैंड संचार उपग्रह याद रखोगे। पहला का क्या होगा, सी होगा, पहला का क्या होगा, सी होगा। फिर दूसरा देखो G-SAT-7R CMS-03 उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया है, तो दूसरे का याद रखोगे, ये 2 नवंबर 2025 को किया गया है। निसार के बारे में क्या बताया था आप लोग को याद होगा, तो ये नासा का और इसरो का दोनों का प्रक्षेपण यान है,
कब किया गया था इसको प्रक्षेपण? तो 30 जुलाई 2025 को किया गया था। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण यान कौन सा था? निसार उपग्रह का प्रक्षेपण यान GSLV F-16 के बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर देखो निसार को किस कक्षा में स्थापित किया गया था? तो 747 किलोमीटर बताया था मैं, ध्रुवीय कक्षा का, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जियोमी 4 मिशन किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो ये याद रखोगे, स्पेस एक्स, एलन मस्क की जो कंपनी है ना। रवाना हुए थे 25 जून को और वापसी हुई थी 15 जुलाई को, बताया था इसके बारे में। ठीक है, कौन सा प्रक्षेपण यान था? तो फाल्कन था इसका, फाल्कन 9। जियोमी मिशन की ISS यात्रा हेतु रवाना होने की तिथि क्या है? रवाना होने की तिथि 7 का क्या होगा? देखो 25 जून को होगा, है ना, 25 जून। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। फिर अगला देखो 8वें नंबर का, जियोमी 4 मिशन में किस यान का उपयोग किया गया है? तो फाल्कन 9 का यूज किया गया है, बता चुका हूं इसको। फिर 9वें नंबर का क्वेश्चन देखो, स्पेड एक्स मिशन किससे संबंधित है? ये डॉकिंग की प्रक्रिया से संबंधित है। इस डॉकिंग की प्रक्रिया में SDX-01 और XDS-02 को क्या किया था? उपग्रह को डॉकिंग किया गया था। अगला देखो, नाव IC को किस नाम से जाना जाता है? तो ये IRNSS के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पहला उपग्रह था 1 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था, याद रखना, 1 जुलाई 2013 को, 1 जुलाई 2013 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1A उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1 जुलाई 2013 को। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का। फिर देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, इस उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 29 जनवरी को हुआ था। किस प्रक्षेपण यान के द्वारा हुआ था? तो किस प्रक्षेपण यान के द्वारा हुआ था? तो F-15, है ना, F-15 के द्वारा हुआ था, GSLV F-15 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, समुद्रयान मिशन किस देश के सहयोग से लिया गया था? तो समुद्रयान मिशन ये फ्रांस के सहयोग से किया गया था, डीप ओशियन मिशन। ठीक है, कहां पे था? नौटाइल, नौटाइल फ्रांस से। ठीक है, नौटाइल फ्रांस से। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखो 16 नंबर के क्वेश्चन से। ये समुद्रयान मिशन क्या था? मतलब इसमें जो पनडुब्बी प्रयुक्त की गई थी उसका नाम क्या था? तो मत्स्य 6000, याद रखोगे, मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी यूज किया गया था इस अभियान में, इस पनडुब्बी का नाम क्या था? पनडुब्बी का नाम याद रखोगे, मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 कब? ये नौटाइल फ्रांस वाले में किया गया था, अपन पढ़ चुके हैं इसको, है ना। फिर देखो ब्लू बर्ड 6 उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो ये किया गया था 21 दिसंबर 2025 को। ठीक है, 21 दिसंबर 2025 को याद रखना। ब्लू बर्ड 6 उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? 21 दिसंबर 2025 को किया गया था। EOSL, यहाँ इसमें याद रखोगे, देखो EOS कहने का मतलब क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है। ठीक है, EOS मतलब क्या होगा? पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए ये उपग्रह को भेजा जाता है। तो उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया था? तो इसको याद रखोगे, C-62 में किया गया था, C-62, PSLV C-62। ठीक है, अगला देखो, गगनयान मिशन के प्रथम चरण में प्रयुक्त मानव योग्य प्रक्षेपण यान कौन सा है? मानव योग्य, मानव योग्य, मानव मतलब ह्यूमन टाइप का, याद रखोगे, HLV-3 के बारे में याद रखोगे। अगला देखो, विक्रम 3201 का विकास किसके सहयोग से किया गया था? तो ये याद रखोगे, किसके सहयोग से किया गया था? देखो विक्रम बोल रहा है, मतलब ये सेमीकंडक्टर वाला, कंप्यूटर में भी पढ़ते हो, है ना, सेमीकंडक्टर लैब SCL, कहाँ? चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। तो यहां से देखो याद करते चलना, समुद्रयान मिशन में प्रयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या था? मत्स्य 6000 था। ब्लू बर्ड 6 उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो ये याद रखोगे, ब्लू बर्ड 21 दिसंबर 2025, EOS। ठीक है,
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में याद रखोगी। ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो PSLV C-62 से भेजा गया था। गगनयान मिशन के प्रथम चरण में प्रयुक्त मानव योग्य प्रक्षेपण यानी मानव योग्य प्रक्षेपण ह्यूमन वाला याद रखना HLV M3। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखो, विक्रम 3201 का विकास किसके सहयोग से किया गया था? तो विक्रम एक प्रकार का क्या, ये सेमीकंडक्टर वाला है, तो सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगला देखो 21 नंबर का क्वेश्चन, विक्रम 3201 भारत का किस प्रकार का पहला प्रोसेसर है? तो 3201 याद रखोगी, ये 3201 दिख रहा है ना, इसी में ही 32 बीट वाला याद रख लेना, है ना। विक्रम 3201 भारत का किस प्रकार का पहला प्रोसेसर है? तो विक्रम 3201 32 बीट स्पेस ग्रेड प्रोसेसर है। ठीक है, ये याद रहेगा। 3201 दिख रहा है ना, इसी 32 को याद रख लेना, पहला 32 बीट स्पेस ग्रेड का क्या होगा? प्रोसेसर। फिर देखो नेक्स्ट 12वें नंबर 22वें नंबर का क्वेश्चन। 22वें नंबर का क्वेश्चन देखो, नेवा किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित है? किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित है? किसके बारे में? नेवा। नेवा याद रखना, मेघराज 2.0, मेघराज 2.0 याद रखना। ठीक है, नेवा याद रखोगे, मेघराज 2.0। संचार साथी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संचार साथी मुख्य उद्देश्य याद रखना इसका किसका था? फर्जी जो सिम है, संचार का साथी, संचार साथी मतलब ये आपका दोस्त है जो फर्जी लोगों से बचाएगा, फर्जी सिम वाले से बचाएगा, याद रखना, और मोबाइल नंबर से सुरक्षा देगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, है ना। फिर देखो, ध्रुवा 64 को किस तकनीक के अंतर्गत डिजाइन किया गया है? तो ध्रुवा को याद रखोगे, ये राइज 5 के द्वारा, है ना, RISC। ध्रुवा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखोगे इसको, 25वें नंबर का ध्रुवा का उद्देश्य क्या था याद रखना, ध्रुवा मतलब वर्चुअल एड्रेस प्रणाली स्थापित करेगा। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस प्रणाली स्थापित करेगा, वर्चुअल एड्रेस प्रणाली स्थापित करेगा। ठीक है, इसमें देखो पहला, विक्रम 3201 भारत का किस प्रकार का प्रोसेसर था? तो 3201 बोल रहे हैं, 32 बीट का है, 3201 32 बीट वाला हो जाएगा, पहला सही है। नेवा क्या था? मेघराज 2.0 है। मेघराज किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित है? तो मेघराज 2.0 याद रखना। संचार साथी मतलब फर्जी सिम से और मोबाइल नंबर से क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। ध्रुवा 64 को किस तकनीक के अंतर्गत? RISC राइस करके याद रखना 5। ठीक है, फिर ध्रुवा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ध्रुवा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसमें याद रखोगे वर्चुअल एड्रेस वाला होगा, वर्चुअल एड्रेस प्रणाली स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। 25 क्वेश्चन तक देख लिए, है ना। हर चीज को एक बार दो बार और देख लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा सब चीज, है ना। टू द पॉइंट याद रखो, ज्यादा इसमें तामझाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सी फ्लूड प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो देखो फ्लड आ गया ऐसे बोलते हैं ना, ठीक, तो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाएंगे। ठीक है, बाढ़ का पूर्वानुमान याद रखना। ठीक है, आशा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? आशा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो आशा पोर्टल याद रखोगे 18 नवंबर 2025 को, 18 नवंबर 2025 को आशा पोर्टल लॉन्च किया गया था, याद रखना। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम क्यू से, देखो क्वांटम ऐसे लिखेंगे ना, मान लो लिखेंगे तो क्यू से क्यू वाला याद रखना, QPI स्टार्टअप बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु से ही होगा, जितना AI वाला सेंटर वाला है याद रखना। ठीक है, QPAI द्वारा विकसित क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना। तो भारत क्यों पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये तो नहीं होगा भाई। क्या नाम दिया गया था इसको याद रखना, इंडस नाम दिया गया था। ये
अपने क्षेत्र है, हिंदुस्तान के क्षेत्र इंडस वाले क्षेत्र में था, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इंडस याद रखोगे। कौन सा नाम दिया गया है, इंडस। ठीक है, तो पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है याद रखोगे, इंडस नाम है। 30वां नंबर का क्वेश्चन देखो, वर्ष 2025 में किस फसल की पहली जीनोम संपादित किस में जारी की गई है। तो जीनोम किसका किया गया है याद रखोगे, ये धान का है, पैडी है ना, धान का किस्म का एक प्रकार है। ठीक है, पैडी करके याद रखना। फिर देखो ये फ्लड वाला था, बाढ़ का पूर्वानुमान। आशा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, 18 तारीख, 18 नवंबर याद रखना है ना, 18 नवंबर याद रखोगे। फिर देखो 28वां, भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है, बेंगलुरु में QPAI। ठीक है, फिर QPAI द्वारा विकसित क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या था, इंडस था। ठीक है, इंडस। वर्ष 2025 में किस फसल की पहली जीनोम संपादित किस्में जारी की गई है, तो जीनोम किसका किया गया, धान का, पैडी का याद रखना। ठीक है, 31 देखो, DRR धान 100 किस किस्म के आधार पर विकसित की गई है। DRR 100 किसके किस्म के आधार पर की गई है, तो BPT 5204 सांबा मसूरी वाला था, है ना, तो BPT 5204 याद रखना। DRR धान 100 किस किस्म के आधार पर विकसित की गई थी, तो BPT के आधार पर याद रखना। पूषा DST धान एक किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है, तो ये धान के किस्म वाला है याद रखना, और इसमें किया गया था ICAR नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो धान के DST वाला याद रखोगी, ये नई दिल्ली वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान के द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो भेड़ वाला याद रखोगे, कहां से, शेर ए कश्मीर। भाई भेड़ सबसे ज्यादा उधर ही मिलेंगे, है ना, कश्मीर वाले क्षेत्र में, तो शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो भेड़ वाला कश्मीर वाला याद रखना। फिर देखो 34 नंबर का, भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन कौन सा है, जिसे ICMR एवं भुवनेश्वर स्थित संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये वैक्सीन से संबंधित है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या बोल रहा है, भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया वैक्सीन, 856 याद रखोगे। ठीक है, मलेरिया वाला ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत की प्रथम जनजाति जीनोम परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में चलाई जा रही है, जनजाति जीनोम प्रक्रिया याद रखोगे, जनजाति जीनोम प्रक्रिया, तो ये किसके द्वारा किया गया है, गुजरात। ठीक है, गुजरात के द्वारा, गुजरात मतलब GBRC याद रखोगे, गुजरात बायो टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी, R से याद रखोगे रिसर्च, और C से याद रखना सेंटर। तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा याद रखोगे पहला जनजातीय जीनोम परियोजना संचालित किया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा इतना तक। ठीक है, 30 क्वेश्चन से हम लोग देख लिए थे। DRR धान 100 ये क्या था जी, BPT 5204 था। DST धान एक कौन सी संस्था, नई दिल्ली की संस्था से। भारत की पहली जिन संपादित भेड़, भेड़ कहां से, शेरे कश्मीर वाला था। भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एड फाल्की वैक्स था, है ना। फिर देखो, और भारत का प्रथम जनजातीय जीनोम परियोजना, जनजातीय जीनोम परियोजना ये कहां से था, गुजरात वाली क्षेत्र से था, है ना, कौन से क्षेत्र से था, गुजरात, गुजरात से था याद रखना। ठीक है, GBRC। 35 तक हो गया। फिर देखो 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको अपन थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगला देखो, अगला देखो, बराक 8 है ना, बराक 8 का निर्माण किन देशों के सहयोग से हुआ है,
बराक 8 का निर्माण किन देशों से हुआ है, याद रखोगे। तो इसमें देखना 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेगा बराक 8 के बारे में। इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा, याद रखना। ये 36 वाला इसको अपन बाद में देखेंगे, एक स्टोरी बताऊंगा फिर ये याद रहेगा बराक 8 के बारे में। अभी 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, 36 लास्ट में बताऊंगा इसको, है ना। 37 याद रखोगे। 37 क्या है, S-400 रक्षा प्रणाली भारत ने किस देश से आयात की है। S-400 का याद रखोगे, S-400 रूस का था। S-400 किसका था, रूस का था, रूस का था। चलो यहीं पे देख लो 36वें नंबर का क्वेश्चन, बराक 8 का निर्माण। बराक 8 का निर्माण, अब स्टोरी सुनाने का टाइम नहीं उतना, भारत और इजराइल के बीच या इन दोनों देशों के सहयोग से हुआ था, याद रखना, ठीक है। भारत और इजराइल, बराक 8 याद रखोगे, भारत और इजराइल। S-400 रक्षा प्रणाली भारत ने किस देश में आयात की थी, तो किस देश में आयात की थी, याद रखना, ये रूस। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। फिर देखो D4 सिस्टम ड्रोन की निगरानी के लिए किन कैमरों का उपयोग किया गया है। D4 सिस्टम ड्रोन, है ना, D4 सिस्टम ड्रोन ये कैसा था, इंफ्रारेड कैमरा था। इंफ्रारेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वाला था, है ना, इंफ्रारेड वाला था, याद रखना। 39 देखो आकाश किस प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली है, तो आकाश का याद रखोगे, ये देखो वार करेगी, ठीक है, मतलब युद्ध वाला था। तो युद्ध वाला में याद रखना, यहाँ पे 3-4 क्राइटेरिया में इसको बांटोगे। 3-4 क्राइटेरिया में कैसे बांटते हैं, युद्ध की जो प्रणाली होती है उसमें जो लॉन्च होता है यहाँ पे, तो एक मारक जो होगा वो हवा से क्या करेगा, हवा से वार करने वाला, है ना, हवा में हवा, एयर टू एयर वाला होता है एक, है ना। दूसरा क्राइटेरिया इसको किस में बांटोगे, सतह से सतह व सरफेस से सरफेस वाला रहेगा, ठीक है, सरफेस से सरफेस। और ये किस टाइप का मिशन था, आकाश वाला, याद रखोगी, ये आकाश वाला सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल था। सतह से हवा में जाएगा, ये सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल, ठीक है, सतह से हवा में वार करने वाला मिसाइल था। तो 4 क्राइटेरिया में देखो, एयर टू एयर एक होगा मिसाइल, एक सरफेस टू सरफेस होगा, एक सतह से हवा में होगा, और पानी से हवा में वार करने वाली। तो ये कैसा वाला है, आकाश वाला, याद रखोगे, आकाश मतलब हवा, आसमान में जाएगा जी। तो सरफेस से कहां करेंगे ये, हवा में, सरफेस से हवा में, मतलब सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, याद रखेंगे। 39 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 39 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखो, चालीस नंबर का क्वेश्चन देखो, आकाश तीर प्रणाली का निर्माण किस संस्था के द्वारा हुआ है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा, याद रखोगे, है ना, बेल के द्वारा हुआ है आकाश तीर का। फिर ब्रह्मोस मिसाइल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल में ये क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसा है ये, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखना। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, सुपरसोनिक वाला है, आता है भाई ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, याद रखेंगे। 42 नंबर का देखो, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किन देशों के सहयोग से हुआ है, तो ये तो सुपरसोनिक वाला था, ठीक है, और निर्माण देश याद रखेंगे, ये देखो सुपरसोनिक बोल रहे हैं, तो ये किसका है जी, रूस का है। भारत तो एक रहेगा ही रहेगा, ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक, याद रखेंगे रूस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत और रूस। INS के बारे में याद रखोगे, INS अर्नाला, ठीक है, को नौसेना में कब शामिल किया गया था, तो ये 18 जून 2025 को शामिल किया गया था। INS अर्नाला को याद रखोगे, 18 जून को शामिल किया गया था, ठीक है। INS सुरख को नौसेना में कब शामिल किया गया था, नौसेना में कब शामिल किया गया था, तो 6 नवंबर को, 6 नवंबर 2025 को शामिल किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन देखो, भारत FS प्रणाली, ठीक है,
का विकास किस संस्था के द्वारा हुआ है? तो ये पुणे, IITM पुणे के द्वारा किया गया है। ठीक है, इतना याद रखना। देखो अभी अब टाइम ज्यादा नहीं है, इसीलिए अपन बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं देख रहे हैं, है ना, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में अपन पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक, तो याद रखना है इसको। देखो 2x के स्पीड में कर लो एक बार, है ना, और लास्ट के टाइम में क्विक रिवीजन के टाइप से इसको देखते चलो, कहीं ना कहीं सब ऐसे ही रिलेट होके क्वेश्चन आएगा, बना लोगे आराम से। ठीक है, तो 2x स्पीड में देखो, टाइम कम लगेगा भाई। चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।